गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम चल रहे थे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अपवर्तन के नियमों में मैंने स्नेल का नियम आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो जरा उसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम था कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की क्या? साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की क्या? साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, हमेशा नियत रहेगा। अगर माध्यम आप चेंज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है ना, जिसे 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्तनांक से। जरा और समझे इसको। देखो बेटा, ये दो माध्यम है, ये सघन है, डेंसर मीडियम कहते हैं जिसे, ये विरल है, रेयरर मीडियम। एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, इस पर तिरछी, यहां टकराएगी, आपतन बिंदु पर अभिलंब बन जाएगा और ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुकी बताओ? क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है। ओके, ये कोण I, ये कोण R। अगर I को मैं बढ़ाता हूं, अब मैंने इस प्रकार से कर दिया इसमें, तो ये R भी बढ़ जाएगा बेटा। ये I1 मान लो, ये R1 मान लो, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसके लिए स्नेल का नियम लगाएं तो क्या आएगा? साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू, उसके लिए लगाओ साइन आई1 बटे साइन आर1। इनका रेशो, जो ये रेशो आ रहा है ना, और ये रेशो की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, अगर आपने मीडियम को चेंज नहीं किया है। ऊपर वायु है, नीचे जल है, आप अलग अलग आपतन कोणों पर किरण को आपतित करा लीजिए, हमेशा हमेशा दोनों का अनुपात कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यह है स्नेल का नियम। तो बेटा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। इसको और सिंपलीफाई करें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? n2 बटे n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये स्नेल का नियम आता है। ओके, अब अपवर्तन की कुछ कंडीशन है, इनको ध्यान से समझना। अपवर्तन की शर्त, कंडीशन, ये नोट में करा रहा हूं, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, वैसे कंडीशन में मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, जरा ध्यान रखना। पहली कंडीशन है अभिलंबवत आपतन के लिए, अभिलंबवत आपतन। आपतन कैसा हो? अभिलंबवत होता हो। जरा देखें, ये कौन सा माध्यम है बेटा? नीचे मान लो सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक ले लिया n2, ठीक है ना, ऊपर वाले का ले लिया n1। अपवर्तनांक भी क्या होता है अभी पढ़ाएंगे आपको। ये है सघन माध्यम, पूरा नाम क्या लिखेंगे? प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। ओके, अब मैं कोई किरण को इस पर ऐसे अभिलंबवत आपतित करा रहा हूं, देखो इस प्रकार से। अच्छा, यहां टकराई, जहां टकराती है वो कौन सा बिंदु होता है बेटा? आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनाएंगे? अभिलंब। तो बताओ कोण आई क्या होगा? 0। क्या होगा?
जीरो होगा ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और आपतन कोण की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो आर की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, कैसे निकालें? आप ऐसा करो, मुझे तो पता है ये अविलंब होता है ना, तो सीधी जाएगी, नो बेंड, मतलब बेंड नहीं होगी किरण, सीधी जाएगी। तो देखो बेटा, स्नेल के नियम से निकाल लो आर की वैल्यू। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखें क्या है? n1 sin i, n2 sin r। ओके, अब देखो बेटा, i की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया मेरा? जीरो। n2 sin r या n2 sin r बराबर जीरो, तो 100% n2 नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने अभी बताया था, अगर दो राशि हैं, दो राशियों का गुणनफल जीरो के बराबर है, तो उनमें से एक राशि तो जीरो नहीं होगी। तो n2 का मान यहां जीरो नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो अपवर्तनांक होगा। होगा नहीं होगा बताओ? तो किसकी वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा? r की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। तो यह सिद्ध हो गया कि जब भी हम अविलंबत आपतित कराएं किरण को, तो वो उसी अविलंब पर होकर अपवर्तित होगी, ऐसे जाएगी अभी। ठीक है ना? और कोण r बराबर क्या होगा? जीरो। एक कंडीशन है बेटा, अपवर्तन की शर्त है ये। ठीक है ना? इसमें कोई बेंड नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में? जब किरण को मैं अविलंबत आपतित करा रहा हूं। ये केस इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये उस कंडीशन में काम आएगी जब मैं ये कहूंगा ना, एक पानी से भरा हुआ कोई पात्र है और उसमें सिक्का रखा हुआ है, तो वो सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जब मैं किरण चित्र बनाऊंगा ना, उसमें इस किरण को मैं काम में लूंगा। ओके, ध्यान रखना आप लोग, इसको विशेष ध्यान रखना है, गांठ बांध लेनी है इस बात की। ठीक है, इसको आप नोट करें। हाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? ये होता क्या है वास्तविकता में? जो अभी हमने बार बार नाम ले रहे थे, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, क्या है ये? कोई भी माध्यम हो ना, जिसमें जब प्रकाश किरण चलती है, प्रकाश को इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित कराया जाता है, तो प्रकाश की किरण के पथ में या मार्ग में रुकावट जो आती है, उसको निर्धारित करता है। ठीक है ना? तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, उसको निर्धारित करने वाला जो होता है, वो अपवर्तनांक होता है। तो यहां लिख दिया बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। ठीक है ना? अब देखो, जो ये अपवर्तनांक है हमारा, टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है बेटा निरपेक्ष, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव, सापेक्षिक अपवर्तनांक, और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ढंग से समझना बेटा इन दोनों को। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? देखें, निरपेक्ष का मतलब समझो, बहुत शानदार तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। इससे ऐसे समझो आप, हमको कृष्णानगर में जाना है। अब चलो, मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा, आप बुरा मान जाए कहीं। चुन्नू है एक, चुन्नू, ध्यान से समझना। और चुन्नू कृष्णानगर में रहता है, सब जानते हो, पानी की टंकी है, वहां एक्सचेंज है, बीएसएनएल का टावर है सबसे बड़ा। ओके, इसलिए मैंने उसका नाम लिया है चुन्नू। एक कोई व्यक्ति है,
वो जानता नहीं है चुन्नू के बारे में। चुन्नू से उस अनजान व्यक्ति की बात होती है और चुन्नू उस अनजान व्यक्ति को बुला लेता है। अनजान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मान लो ये फिजिक्स का प्रोफेसर है, ठीक है ना। अब इन प्रोफेसर साहब से चुन्नू की बात होती है और चुन्नू कहता है कि सर आप जब कृष्णा नगर में आप आओगे ना, तो जैसे कृष्णा नगर में आप एंटर करोगे तो एंटर करते ही आपको सामने एक पानी पूरी वाला दिख जाएगा। कौन दिख जाएगा? यहां पानी पूरी वाला दिख जाएगा। और पानी पूरी वाला जहां आपको वो दिखे उसी से आप राइट टर्न हो जाना। और राइट टर्न जैसे ही आप होंगे, 4th नंबर का मकान वो मेरा ही है। कौन कहता है इस बात को? चुन्नू कहता है। ध्यान से समझना, दोबारा सुनो। चुन्नू क्या कहता है फिजिक्स प्रोफेसर साहब से कि देखो सर, आप जैसे ही कृष्णा नगर में एंटर करोगे तो आपको राइट टर्न होना है। राइट टर्न होते ही जो गली आएगी उस गली में 4th नंबर का मकान मेरा है। ओके, अब सर वहां से चल देते हैं। अब अकस्मात उस दिन पानी पूरी वाला दुकान नहीं लगाता है, पानी पूरी वाला दुकान नहीं लगाता है। तो अब क्या होगा? सर ने जैसे उसमें एंटर किया तो भैया पानी पूरी वाले से पहले तो वो पहचान लेते, अब पानी पूरी वाला आज है ही नहीं, तो वो किसी दूसरी गली में चले गए, उसके पास नहीं पहुंचे। अगर यही, अब समझना मेरी बात को, अगर यही चुन्नू अगर यूं कह देता कि देखो वहां पर एक BSNL का बहुत बड़ा टावर है। अब दोबारा क्या कहता है चुन्नू? यूं समझो, दोबारा क्या कहता है चुन्नू उसी से कि सर आप दोबारा आओ। दूसरे दिन फिर बात होती है इनकी। अब दूसरे दिन क्या कहता है चुन्नू प्रोफेसर सर से कि देखो सर वहां पर BSNL का टावर है और BSNL टावर से आपको राइट टर्न होना है और 4th नंबर का मकान मेरा है। आप समझने की यहां कोशिश करो। इसका मीन्स ये हुआ कि BSNL का टावर तो वहां से हटने वाला नहीं है। सर कभी भी पहुंच जाएं, हट सकता है क्या बताओ? नहीं हट सकता। या वो यूं कह दे, चुन्नू यूं कह दे, सर वहां पानी की टैंक है, बहुत बड़ा पानी की टंकी है। अब पानी की टंकी तो हटने वाली नहीं है वहां से कभी भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ओके, और आपको वहां से राइट टर्न होना है। राइट टर्न पर 4 नंबर का मकान मेरा है, तो चुन्नू के पास आसानी से पहुंच जाएंगे ना सर। पानी की टंकी हटने वाली नहीं है। यहां पर पानी पूरी वाला था, वो चेंज हो गया। कहने का पर्पज मेरा यह है, जब भी आप निरपेक्ष अपवर्तनांक को डिफाइन करें, एक बात और बता दूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को जब भी आप डिफाइन करने वाले हो तो ध्यान रखना, इसको निर्वात के सापेक्ष किया जाता है। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। क्यों? निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स रहेगी, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। ओके, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो पानी की टंकी का रेफरेंस लिया था, BSNL टावर का रेफरेंस लिया था, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए वैलिड होता है। और पानी पूरी वाला सापेक्षिक अपवर्तनांक के लिए होता है। सापेक्षिक अपवर्तनांक तो जैसे ही आप माध्यम चेंज करोगे तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला। इसको हमेशा निर्वात में तो प्रकाश की चाल वही रहती है ना। बहुत शानदार एग्जाम्पल बताया है मैंने आपको, कोई नहीं बता सकता इस चीज को, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत शानदार सटीक एग्जाम्पल है बेटा। अब देखो, अब ध्यान रखना, अब हम समझ लेते हैं इस चीज को। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, निरपेक्ष को निर्वात के सापेक्ष क्यों लिया है? मैंने बता दिया ना, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली चाल। ओके,
निरपेक्ष अपवर्तनांक को जनरली हम अपवर्तनांक भी कह देते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपको अपवर्तनांक की डेफिनेशन पूछे तो आप इस डेफिनेशन को लिख के आना। क्या डेफिनेशन है? निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, माना निर्वात में प्रकाश की चाल c है, माध्यम में प्रकाश की चाल bm है, छोटा सा बेस में m लिख देंगे। ओके, माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ मीडियम। तो अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को या तो आप n से दर्शा लेते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट कर लो, एक ही बात है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे bm, ये हो गया। ओके, क्योंकि ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? सापेक्षिक अपवर्तनांक देखें जरा, सापेक्षिक अपवर्तनांक कैसे हो गया बेटा? अब देखो, ये कोई माध्यम है, ये क्या है बेटा? वायु, और ये क्या है बताओ? जल। A और जल ले लिया मैंने W। ये पृथककारी सतह, पृथककारी सतह है। वैसे बोले तो ये कौन सा माध्यम? प्रकाशिक विरल माध्यम। अपवर्तनांक N1, प्रकाशिक सघन माध्यम, माध्यम N2। यहां पर क्या भरा हुआ है बेटा? ये जल भरा हुआ है इसमें पूरी में। ओके, ये जल है। अब प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है इस पर। अब आपकी समझ में आ गया होगा तिरछी क्यों आपतित करा रहे हैं? अपवर्तन अपन को देखने को मिलेगा, बेंड होगी किरण। इंसिडेंट कोण, अविलंब, सघन है, अविलंब। इसको जाना तो ऐसे था लेकिन ऐसे झुक गई। अरे बोलो ना, ये आई और ये बेटा आर। अच्छा, अब इनका अपवर्तनांक निकालें तो क्या है लिखने का तरीका बेटा? जरा देखें, 1n2, इसका मीन्स समझो। कौन से माध्यम से आ रही है किरण मेरी? पहले माध्यम से। माध्यम 1 से आ रही है, माध्यम 2 में। तो क्या लिखेंगे? 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। लिखने का तरीका 1n2। ओके, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बेटा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको लिखेंगे बेटा n2 बटे n1। यह है लिखने का तरीका। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2 बराबर, ठीक है ना? ये हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ये सापेक्षिक अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सापेक्षिक लिख रहा हूं ना, 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ओके, यदि 1 की जगह क्या हो? A हो, 1 बराबर एयर ली है मैंने, एयर मींस A, और 2 इक्वल टू क्या लिया है बेटा? वाटर, जल, W। तो क्या लिख सकते हैं? ANW। बोलने का तरीका, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बोलो, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सापेक्ष आ गया ना? अरे बोलो, तो कौन सा अपवर्तनांक हुआ ये? सापेक्षिक। कैसे लिखेंगे? NW बटे NA। जल का अपवर्तनांक बटे हवा का अपवर्तनांक। इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो अपवर्तनांक समझ में आ गया ना आपकी में? बहुत शानदार तरीका से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जरा इसको नोट करें। देखो, एक और एग्जांपल देखो सापेक्षिक अपवर्तनांक का। यह है प्रकाशिक विरल माध्यम N1, हवा A, और यह है बेटा प्रकाशिक सघन माध्यम, अपवर्तनांक N2, N1। ठीक है ना? सापेक्षिक ज्ञात करना है, क्योंकि देखो ये क्या है? विरल माध्यम,
ओके, ये सघन माध्यम है। अब ब्रल से आ रही है सघन में, यहां टकराएगी, आपतन बिंदु पर क्या बनेगा, अविलंब। इसको जाना तो ऐसे था लेकिन ये अविलंब की ओर झुक गई। अरे बोलो भैया। अच्छा, ये आपतित किरण, ये कोण आई, अविलंब, ठीक है ना, ये आर। जरा देखें आप इसको कैसे समझोगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका, एक या यूं लिख दो ए एन जी, कहां से कहां जा रही है, हवा से कांच में। अरे बोलो, हवा से कांच में, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके, मान लो 4 से 7 में जा रही है, क्या लिखूंगा, 4 के सापेक्ष 7 का अपवर्तनांक। 9 से 10 में जा रही है, बोलो, 9 के सापेक्ष 10 का अपवर्तनांक। अरे सीख गई ना, यहां पर जो लिखा जाता है उसका अपवर्तनांक निकाला जाता है इसके सापेक्ष। चाहे इस 9 को यहां लिख लो, चाहे यहां लिख लो, चाहे यहां लिख लो, ओके, कहीं भी लिख सकते हो। तो एन जी बराबर क्या हो गया, एन जी बटे एन ए, ये आएगा, ये सूत्र हो गया इसका। ठीक है, इस प्रकार से इनको ज्ञात कर लेते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो जरा, तो हमने अपवर्तनांक आपके सामने ज्ञात कर लिया बेटा। अब देखो, ध्यान रखना, इनके जो अपवर्तनांक हैं वो कैसे कैसे और कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करते हैं, जरा इनको देखा जाए। अपवर्तनांक का मान, और एक बात और हमने समझी यहां कि अपवर्तन होता क्यों है, क्यों हुआ था अपवर्तन। अभी एक बात बहुत फर्स्ट क्लास समझी थी, तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं पहले, अपवर्तन का कारण 1 नंबर का पूछ लिया गया है। अगर अपवर्तन सेम होता, अपवर्तन मेरा क्या होता, सेम, अपवर्तनांक मेरा अगर सेम है दोनों माध्यमों का, क्या अपवर्तन होगा, बेंड नहीं होगी किरण, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल करा दूं, आप कहें तो। देखो, इसका एक एग्जांपल और कराता हूं मैं, छोटा सा। यहां पर भी माध्यम 1, वो एक वायु है, यहां पर माध्यम 2, यहां पर भी वायु है। ध्यान देना, अपवर्तन का कारण समझा रहा हूं मैं आपको। दोनों में माध्यम सेम है, ये किरण ऐसे जाएगी और ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि दोनों, ऊपर भी वायु नीचे भी वायु। ऊपर वाली का अपवर्तनांक n1 मान लो, इसका n2 मान लो, ओके। ये देखो, ये आई, दोनों सेम होंगे, r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेल का नियम लगाना, अपवर्तनांक अभी वैल्यू आ जाएगी। क्या अपवर्तन हुआ है, क्या n1 sin i बराबर क्या होता है, n2 sin r। हम जान चुके हैं n1 बराबर क्या है यहाँ, n2, क्योंकि दोनों माध्यम कैसे हैं, सेम। माध्यम 1 भी वायु है, माध्यम 2 भी वायु है, n1 बराबर n2 होगा। तो n1 sin i बराबर n2 बराबर n1 sin r, n1 से n1, तो sin i बराबर क्या हुआ बेटा, sin r, या i बराबर r। और जब i बराबर r होगा, क्या ये अपवर्तन होगा, नहीं होगा, बेंड ही नहीं हुई ये किरण। तो ध्यान रखना, क्या माध्यम दोनों सेम हो अपवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। n1 n2 सेम हो, क्या अपवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माध्यम सेम होने पर अपवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का माध्यम में अलग अलग होना, अलग अलग होना। जब प्रकाश की चाल, अच्छा यहां पर चाल क्या अलग अलग है, नहीं है, क्या अपवर्तन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अपवर्तन के लिए
चाल का अलग अलग होना जरूरी है, और चाल कब अलग अलग होगी? जब माध्यम अलग अलग होगा, राइट। इसलिए चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, राइट। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा ध्यान रखना, जो हम अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं उस पर ये चाल किस प्रकार से डिपेंड करती है, जरा उसको और देखें, ठीक है ना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको नोट कर लें जरा आप पहले। देखो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उसको मैं नोट में करा देता हूं आपको, ठीक है ना। क्यों, ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है, पढ़ना जरूरी है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था 1n2 बराबर, अब ये भी n2 बटे n1, अरे बोलो ना भैया, बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में चाल किसकी? प्रकाश की, बटे दूसरे माध्यम में चाल, या यूं कह लो B1 बटे B2, ठीक है ना। लैम्बडा में निकालें, लैम्बडा 1 बटे लैम्बडा 2, ये रिलेशन आता है बेटा अपवर्तनांक और चाल में और तरंग दैर्ध्य में, ये ध्यान रखना है आपको। और समझा देता हूं, जो व्हाइट लाइट होती है ना, श्वेत प्रकाश, उसमें ये रंग होते हैं विवग्योर। फर्स्ट चैप्टर में, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था, आपको विवग्योर के बारे में। बेटा ध्यान रखना, इसमें से इधर जाते हैं ना, इधर जाने पर क्या होगा? लाल रंग की चाल कैसे होती है, तरंग दैर्ध्य कैसे होती है लाल रंग की? सबसे ज्यादा होती है ना। और चाल भी कैसी होगी लाल रंग की? सबसे ज्यादा, बहुत स्पीड से चलता है लाल रंग। चाल ज्यादा तो अपवर्तनांक होगा ना, n की वैल्यू कम होगी। अपवर्तनांक क्या है? चाल के मार्ग में रुकावट ही तो है, चाल का निर्धारण ही तो करता है। तो अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे कम होगा, रुकावट कम होगी, वेग ज्यादा होगा, और वेग ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होगी। ओके, बैंगनी के लिए कम होगा। देखो बैंक इधर जाएंगे तो लैम्बडा कम, वेग कम, अपवर्तनांक ज्यादा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, इसी से दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, अब हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक कौन कौन सी राशियों पर डिपेंड करता है। तो देखो बेटा, एक तो माध्यम की प्रकृति पर, जैसा माध्यम है, ओके, माध्यम विरल है तो अपवर्तनांक कैसा होगा? सबसे कम होगा। सघन है, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है। ताप पर डिपेंड करेगा, ताप पर, जैसे बर्फ है, बर्फ कैसा माध्यम है? सघन है ना। बर्फ कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। अगर मैंने बर्फ को गर्म करने लग गया, अब क्या बन गया? वो लिक्विड बन गया, और लिक्विड बन गया तो पहले की तुलना में कैसा हो गया? विरल हो गया ना, बर्फ की तुलना में। तो अरे बोलो, ताप पर भी डिपेंड करता है और रंगों पर निर्भर करता है, जो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसके बारे में आप इसकी निर्भरता जरा देखें, अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता नंबर 1 किस पर बेटा? ध्यान से समझना, माध्यम की प्रकृति पर। नंबर 2, अभी भी पढ़ाया था, प्रकाश के रंगों पर।
यूं भी लिख सकते हो तरंग दैर्ध्य पर। ओके। नंबर 3 ताप पर, अभी बताया था मैंने एग्जांपल देकर के, आइस वाला, बर्फ वाला। और ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक मतलब n का मान घटता है। ठीक है, इन बातों को विशेष ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, अभी हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया था, चालों का अनुपात, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो हम यहां लिख सकते हैं यह मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ओके, अच्छा, दो चीजें हो गई। अब देखिए बेटा, ये दोनों क्लियर हो गई। अब इनके अपवर्तनांक लिखा देता हूं, कौन कौन सी राशियों के कितने कितने अपवर्तनांक हैं। तो देखो बेटा, प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो 480 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है। ठीक है ना। तो हमने उस प्रकाश के लिए 480 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, सॉरी 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के तक प्रकाश के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ अपवर्तनांक फाइंड की है। ओके, क्या ज्ञात किए बेटा? अपवर्तनांक। और हालांकि ये जो वैसे हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली है वो तो निकाली है निर्वात में लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, निर्वात में लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य पर, और टेम्परेचर कितना लिया गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू आती हैं, तो वो है बेटा हीरे के लिए आती है 2.41, मात्रक तो होता नहीं है। कांच, ठीक है ना, कांच के लिए कितना होता है बेटा? कांच के लिए 1.5। एक होता है कांच में भी दो क्वालिटी हैं, एक क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच, क्राउन कांच के लिए होता है 1.52, एक होता है फ्लंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 1.66। अच्छा, फ्लंट हो गया। एक हो गई बेटा जल, 1.33। हवा, निर्वात ले लो, एक हवा के लिए 1.0003 लगभग बराबर है। ठीक है ना, लगभग बराबर हैं। तो ये जो सारे निकाले गए वो निर्वात के सापेक्ष निकाले गए हैं, और निर्वात और हवा का एक जैसा है, बराबर से है, लगभग नहीं है क्या बताओ? 1.0003। ठीक है, तो हवा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो इनको क्या लिख सकते हैं? हीरे का, कांच का Ag, ठीक है ना, Ag हो गया। जल का Anw। ओके, इस प्रकार से हम Anw Ag ऐसे दर्शा सकते हैं। ये हमारे ज्यादा विशेषकर काम आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को लिखा है। जल का काम आएगा बार बार, और कांच का काम आएगा। किसके सापेक्ष निकालें? निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। हवा क्यों लिखा है मैंने बता दिया, दोनों का लगभग कैसा है? बराबर है। ओके, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये कंपटीशन एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था बर्फ का, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ध्यान रखना, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो बर्फ जमेगी नहीं। तो जो बर्फ के लिए जो फाइंड किया गया था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही तो आइस जमेगी हमारी, है? तो ये कितना आता है बेटा? लगभग वही होता है बेटा बर्फ के लिए। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। और कितना है बोले? 1.3 के समथिंग होता है लगभग। ये पेपर में आ चुका था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम आपके लिए अपवर्तनांक पढ़ा चुके हैं, स्नेल के नियम के बारे में बताया, ठीक है ना, और इनकी कुछ वैल्यू बताई हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसको बार बार आप लर्न करना। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।